नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल, हरीश रावत ने किया स्वागत, बहु अनुकृति को मिल सकता है टिकट। टिकट वितरण के बाद पहली बार सीएम धामी पहुंचे अल्मोड़ा, जीत के लिए गोलू देवता से मांगा आशीर्वाद। रुद्रप्रयाग विधानसभा में भाजपा के भीतर भगदड़, वरिष्ठ भाजपा नेता वीर सिंह रावत टिकट न मिलने से नाराज। कारडुंगी विधानसभा सीट से हैट्रिक की तैयारी में बंशीधर, अन्य सीटों पर भी जोर आजमाइश में प्रत्याशी। जनपद उत्तरकाशी में आचार संहिता के बीच 866 ग्राम अवैध चरस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। कोविड महामारी के चलते आज से 22 मार्च तक तहसील मुख्यालय सल्ट आधार केंद्र बंद। भाजपा टिकट फाइनल होते ही भाजपा के प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में कूद गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी समर में कूदने से पहले न्याय के देवता गोलजीव मंदिर में पूजा अर्चना कर विजय तिलक लगाया। वहीं उनके साथ बीजेपी के प्रत्याशियों ने भी विजय की कामना की। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने 59 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची में पहला नाम खटीमा सीट से प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी का था। बीजेपी ने इस बार युवा मुख्यमंत्री पर दाव लगाया है। पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। इस बार पुष्कर सिंह धामी के कंधों में दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती खटीमा विधानसभा से जीतना और दूसरी अन्य जगहों पर पार्टी प्रत्याशी को जिताना। हमारे न्याय के देवता है, हम सभी के आस्था के और श्रद्धा के प्रतीक हैं। मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, क्योंकि इस समय में महामारी भी है, लोकतंत्र का पर्व भी है, गोलू देवता हम सब पर कृपा करें और ये निर्विघ्न रूप से सारी प्रक्रिया संपन्न हो और पूरे प्रदेश में सभी लोग सुख समृद्धि से रहें। मैंने यही भगवान से प्रार्थना की है। बीजेपी से निकाले गए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि लैंसडाउन विधानसभा से कांग्रेस उनकी पुत्र बहू अनुकृति गुसाई रावत को टिकट दे रही है। अनुकृति गुसाई रावत को लैंसडाउन से टिकट दिलाने के लिए हरक सिंह रावत ने बीजेपी को बगावती तेवर दिखाए थे और बीजेपी ने उससे पहले ही हरक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। खास बात ये रही कि फिर खुद से हरीश रावत ने उन्हें कांग्रेसी पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपनी तमाम शर्तों और अपनी तमाम बातों को हरक सिंह रावत को कहकर ही कांग्रेस में शामिल किया है। देखिए, ये इससे बड़ी माफी क्या हो सकती है कि जब मैं प्रदेश में जिस दिन 10 मार्च को पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुझे लगेगा कि मैंने माफी मांग ली है। उस दिन मुझे लगेगा कि मुझे बहुत सबसे ज्यादा खुशी हुई। अच्छा, आपने कहा कि आप बीजेपी से जाना नहीं चाहते थे, बीजेपी ने आपकी विदाई तय कर दी। क्योंकि देखिए, मैं बीजेपी के लोगों ने पिछले 5 साल जिस तरह हमको यूज और थ्रू समझा और जिस तरह हमारे विभागों में हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, उससे मैं बहुत दुखी था। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि तो आपने कहा कि अमित शाह से आपका कमिटमेंट था, हाँ, क्योंकि अमित शाह जी से मैंने वायदा किया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। मैंने अंतिम समय तक दोस्ती नहीं तोड़ी। छोटा सवाल सर है कि क्या आप दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे? ये पार्टी को तय। भारतीय जनता पार्टी ने पौड़ी में सिटिंग विधायक मुकेश कोहली का टिकट काटकर राजकुमार पौरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस फैसले का जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने पूर्व विधायक की कार्यशैली को ही दोषी ठहराया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजकुमार पौरी को भाजपा द्वारा अपना प्रत्याशी बनाए जाने के फैसले का भी स्वागत किया। फिर साबित किया है, पौड़ी विधानसभा से एक जमीनी कार्यकर्ता, एक कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट दिया है। इसका स्वागत भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इस निर्णय का स्वागत कर रही है। और तो हम शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने राजकुमार पौरी जी को टिकट दिया है। वह काफ़ी समय से यहाँ पर पार्टी के लिए काम करते थे और आज उनको टिकट मिला है। इसमें जनता और पार्टी के बीच में काफ़ी खुशी की लहर है और टिकट का हम ये मानते हैं, युवा मोर्चा ये मानती है कि एक न एक बार किसी न किसी व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का दोबारा आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। भाजपा ने राजकुमार पौरी जी को टिकट दिया है, बधाई देता हूं, क्योंकि ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और एक ज़मीनी कार्यकर्ता को अगर टिकट मिला है तो कहीं ना कहीं उनका सम्मान हुआ है, उनको मैं बधाई देता हूं। और कांग्रेस का भी आज शाम तक प्रत्याशी घोषित हो जाएगा
और फिर हम चुनाव में आएंगे। मगर ये अच्छी पहल है कि कोई पार्टी अगर ज़मीनी कार्यकर्ता को देख रही है तो बहुत अच्छी पहल है। वर्तमान विधायक का बड़ा विरोध आज भी देखने को मिल रहा है, लोग सोशल मीडिया पर लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या देखते हैं? देखिए, इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व सपे लगना है और उस हिसाब से व्यक्ति को चलना चाहिए कि कल लोग उसका सम्मान कर सकें सीट से उतरने के बाद भी। तो यदि पार्टी में ही विरोध था उनका इतना, तो उनका टिकट कटा, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने भी कुछ देखा होगा कि उनका विरोध है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमसे ये बात पूछी है। तो ये है कि एक परिवार में होता है तो कोई संतुष्ट भी होता है, कोई असंतुष्ट भी होता है, इसमें इसको हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। हमारे संगठन सर्वोपरि है और संगठन की पसंद के व्यक्ति को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और हम लोग सब मिलजुल के अपने प्रत्याशी को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारे प्रत्याशी का ऐसा है कि हमारे प्रत्याशी का विपक्ष भी बहुत बड़ा सम्मान कर रहा है और हम रास्तों में चल रहे हैं तो हमें कह रहे हैं वहाँ बहुत अच्छे आदमी को आपने टिकट दिया है और आपकी जो जीत है वो सर्वप्रिय है। अब देखिए, ऐसा है कि अगर सिटिंग विधायक के काम अच्छे होते तो निश्चित रूप से पार्टी उनको आगे भी ले जाती चुनाव में। और कहीं ना कहीं जनता की जो जन विरोधी नीतियाँ थी, जनता में आक्रोश था, तो कहीं ना कहीं जो उनके काम को जनता ने अस्वीकार किया और इसी परिप्रेक्ष्य में उनको जो है पार्टी ने उनको जो है आगे प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको शायद काबिल नहीं समझा। अब मैं यही कहना चाहता हूँ। और जहाँ तक टिकटों की बात है तो कल उन्होंने निश्चित रूप से अपनी जो है 59 सीटों पे उन्होंने जो है अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और हमें भी आशा उम्मीद है कि आज शाम तक हमारी भी जो प्रत्याशियों की लिस्ट है, पहली लिस्ट, वो आज जारी हो जाएगी। विधानसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया कल 21 जनवरी से शुरू हो गई है, जबकि अभी तक निर्दलीय उम्मीदवारों से उत्साहित होकर नामांकन पत्र खरीदने में रुचि दिखाई है। भाजपा और कांग्रेस ने डोईवाला के लिए अभी तक किसी को भी अपने प्रत्याशी नहीं बनाया है, जिससे भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हताशा भी दिखने लगी है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को भी इस विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा उम्मीदें दिख रही है। डोईवाला के रिंकू सिंह राठौर को आम आदमी पार्टी ने देहरादून जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। युवाओं के साथ आप जिला अध्यक्ष रिंकू सिंह राठौर ने बैठक कर देहरादून की सभी सीटों की समीक्षा की। उनके शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करता हूं, जो मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया है। 10 सीटें मेरे अंडर में जिला देहरादून की, जिन पर मुझे कार्य करना है और मुझे अपनी चुनौती को पेश भी करना है और सीटें जिता के हासिल करा के भी लाना है पार्टी को। मेरा मकसद ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सीट देहरादून ज़िले से अपनी पार्टी को दिला सकूं। जितना विश्वास मेरे ऊपर मेरी पार्टी ने किया, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूं। पार्टी का जो विस्तार आपने करना था, आपने जी हाँ, हमारी ज़िले की सारी इकाइयाँ बन गई हैं और लगभग हर विधानसभा के हर बूथ पर हमारे बूथ तैयार हो चुके हैं और हर कार्यकर्ता में जोश है, हर कार्यकर्ता में एक उमंग है। किस तरह की चुनौतियाँ हमारे पास चुनौतियाँ कुछ कह ही नहीं सकते हम, क्योंकि बात यह है, जैसे कि आप देख रहे हो, बीजेपी कांग्रेस इस टाइम प्रदेश में इतनी डरी सहमी अपने आप को महसूस कर रही है कि अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। जो उनके पुराने कार्यकर्ता, जो उनके पुराने प्रत्याशी थे, सिटिंग एमएलए थे, जो उनके विधायक रहे हैं, जो उनके सीएम चेहरा रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो चाहे कांग्रेस के हों, वो सब मैदान छोड़कर भाग गए हैं। अब देखिए, आप कल से नॉमिनेशन शुरू है, 21 तारीख है कल से, तो अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई बीजेपी और कांग्रेस। इतनी सहमी और डरी हुई है आम आदमी पार्टियों की नीतियों से। क्षेत्र में घूमकर जैसे हम देख रहे हैं, जैसा माहौल बन रहा है, इस बार हमें स्पष्ट दिख रहा है कि पूर्ण बहुमत मिलेगा, क्योंकि लोगों के बीच में एक रुझान है। सिर्फ यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं दिल्ली में, वो हमें उत्तराखंड में लागू करनी है जिता के पार्टी को। और जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसमें ज़्यादातर लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं और सब उत्तराखंड के प्रदेशवासियों के रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, उनसे संपर्क होता रहता है, तो वो बताते हैं दिल्ली में ये नीतियाँ ऐसी केजरीवाल जी ने लागू की हैं। देखिए, आप देखिए, सड़क नहीं है हमारे पास अच्छी, किसी ग्रामीण क्षेत्र में चल जाइए, हमारे पास सड़कें नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्वास्थ्य की कोई सेवाएं अच्छी नहीं है, किसी भी आप स्वास्थ्य केंद्र में चल जाइए। शिक्षा हमारे पास अच्छी नहीं है। पानी हमारे पास अपना होते हुए हमें पानी के पैसे पे करने पड़ रहे हैं। बिजली हमारी उत्तराखंड में खुद की उत्पन्न होती है, हमें दूसरे प्रदेशों को बेचकर, इन कांग्रेस और बीजेपी ने दूसरे प्रदेशों को बेचकर हमें सबसे महंगी बिजली दर मिल रही है। कल 21 जनवरी को कर्नल अजय कोठियाल ने गंगोत्री विधानसभा में डुंडा गांव में महिलाओं, युवाओं, ग्रामीणों से जनसंपर्क किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, बिजली, पानी के मुद्दों पर संवाद किया। इससे पहले डुंडा के सैणी में बड़ी संख्या में युवाओं ने कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
रुद्रप्रयाग विधानसभा से भाजपा के लिए सही खबर नहीं है, क्योंकि यहां से भी बगावत की बड़ी शुरुआत हो चुकी है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भाजपा के पूर्व जिला मीडिया प्रभारी वीर सिंह रावत ने टिकट न मिलने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि कई दशकों से पार्टी और संगठन की ईमानदारी से सेवा करते रहे हैं। इस बार जनता जनार्दन के समर्थन की बदौलत उन्हें पूरी उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन उनको जनता की सेवा का मौका नहीं दिया गया। यही नहीं, उनके जैसे कई अन्य भी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिनको मौका दिया जाना था, लेकिन सबको निराश किया गया है। उत्तराखंड चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही आखिरकार बीजेपी संगठन ने उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 59 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो वहीं प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कालडू की विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत पर पार्टी ने तमाम दावेदारों के बीच एक बार फिर से भरोसा करते हुए इस बार भी उनको कालाडूंगी विधानसभा सीट से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं अपने नाम की घोषणा होते ही बंशीधर भगत के निवास पर तमाम लोग का उनको बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ था। मैं अपने प्रदेश पदाधिकारियों का और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे दोबारा से अपना स्नेह प्यार देकर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों में खरा उतरूं और मैं अपने कार्यकर्ता, अपने क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके प्यार के कारण ये वातावरण बना कि भगत जी को ही टिकट दिया जाना चाहिए। तो वो केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार किया। तो मैं उस जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा प्यार दिया, जिसके कारण मुझे दोबारा से टिकट मिला है। और मैं उन सबको भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनके कार्य आशाओं के अनुरूप काम करूँ। बताने के लिए तो फिर बहुत कुछ है। 1 अरब रुपए की सड़कें स्वीकृत की है मैंने, 4 पुल स्वीकृत किए हैं। देचौरी डे गाँव में पुल स्वीकृत किया, जिसका शिलान्यास अभी भी किया। भाखड़ा का पुल स्वीकृत किया, करकट नाला किया, मिथिसा नाला किया। 20 करोड़ की लागत से मैंने बैल पड़ाव से बन्ना खेड़ा जाने वाली सड़क को किया है और तमाम सड़कों का काम किया है, बिजली का काम किया है, पेयजल योजनाओं का काम किया। 12 नलकूप मैंने लगाए हैं। स्टेडियम 2-3 मैंने स्टेडियमों का स्वीकृति प्रदान कराई है। कालाडूंगी में बहुत बड़ा ट्यूबवेल, कालाडूंगी में तो पेयजल की छल्लर बल्लर हो गई। अब ऐसा स्थिति हमने कर दी। सूबे में कल 21 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया का दौर शुरू हो चुका है। विकासनगर तहसील में सहसपुर विधानसभा और विकासनगर विधानसभा के नामांकन होने हैं। जन निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों और कोविड गाइडलाइन के तहत नामांकन प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके चलते किसी भी तरह रैली और जुलूस पर प्रतिबंध है। वहीं प्रत्याशी को केवल 2 ही व्यक्तियों के साथ नामांकन कक्ष तक आने की अनुमति है, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है। अब आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 11 से 3 बजे का टाइम है और आज से शुरू होकर के 28 तक चलेगी। उसके बाद हमारे जो प्रक्रियाएं हैं सारी होगी। यहाँ पे 2 जगह हमारी तहसील में जो है 2 विधानसभाओं की नामांकन होने हैं। जो उप जिला मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, इसमें 16 विधानसभा विकासनगर का, और जो तहसीलदार मजिस्ट्रेट का न्यायालय है उसमें 17 सहसपुर का नामांकन होना है। कोविड को देखते हुए किस तरह की गाइडलाइन बनाई गई है और क्या कुछ जो प्रत्याशी आने वाले हैं उनके लिए क्या कुछ नियम होंगे? हाँ, कोविड की भी गाइडलाइंस हैं और निर्वाचन आयोग की भी जो गाइडलाइंस है उनमें विधिवत पहले से ही गाइडलाइन जारी हो गई है और उसके अनुसार जो हमारे 100 मीटर की परिधि में है बैरिकेडिंग की गई है और लोगों को इकट्ठे न हो इसके लिए हमने पूरी अपनी जो बाउंड्रीज़ है उसमें गोले बनाए हैं 2 गज की दूरी का, मास्क का प्रयोग है और विधिवत जो शर्तें हैं उसके अनुसार ही हम अंदर आने देंगे। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। हमारे जो थानाध्यक्ष है इसके प्रभारी हैं। तो प्रत्याशी के साथ कितने लोगों को अलाउ किया गया और जो जैसे जुलूस निकालते हैं नामांकन के दौरान उस तरह क्या कुछ रहने वाला है? नहीं, अभी की जो 22 तारीख तक की गाइडलाइंस है, आउटडोर कोई भी प्रदर्शन नहीं होना है, कोई भी रैली नहीं होनी है। आगे की जो गाइडलाइंस आएगी उसके अनुसार कार्य का अनुपालन कराया जाएगा और 3 लोगों को प्रत्याशी सहित आने की ये है गाइडलाइंस। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है और कैसे रहने वाला है? नामांकन प्रक्रिया का आज पहला दिन है और इस संबंध में हमारे यहाँ पे विकासनगर और सहसपुर 2 विधानसभा क्षेत्रों का नामांकन होना है। दोनों अलग अलग कक्ष हैं नामांकन के। पूरे क्षेत्र में इसमें कम से कम 50 मीटर तक बैरिकेडिंग कर लिया गया है
पर्याप्त पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। साथ में हमारे पास पीएसी और पैरामिलिट्री का भी अतिरिक्त फोर्स मौजूद है। सर, कोविड को लेकर किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि एक प्रत्याशी के साथ हुजूम आता है, तो उसको लेकर कितना गाइडलाइन में स्पष्ट है कि एक प्रत्याशी के साथ 2 ही लोग आएंगे और पूरा अपना मास्क, उसके अलावा पूरा जितना भी कोविड के गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करें। सर, कितना निर्धारित किया गया है? एक प्रत्याशी के साथ 2 व्यक्ति। गंगोत्री विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश चौहान का कल गंगोत्री विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। भाजपा द्वारा गंगोत्री विधानसभा से एक बड़ा कार्ड खेला गया है, जिसमें सुरेश चौहान को भाजपा द्वारा गंगोत्री विधानसभा से उम्मीदवार उतारा गया। अब देखना होगा कि गंगोत्री विधानसभा से त्रिकोणीय श्रृंखला में भाजपा को कितना फायदा मिलता है। राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और जितने भी हमारे प्रत्याशी थे उन सब का, क्योंकि सबने दावेदारी की थी और सबकी हमारी भावना है कि हम सब एक होकर लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी समय गंगोत्री से जो आम जनमानस की जो भावना है कि सुरेश चौहान को जिताना है गंगोत्री से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से, ताकि पुनः जो है उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये सबकी एक भावना है। गरुड़ क्षेत्र के सियालदह टीट में कूड़ा निस्तारण बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। आए दिन अज्ञात लोगों द्वारा रास्ते भर में बेतरतीब कूड़ा निस्तारण किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में गंदगी होने के साथ ही बदबू से स्थानीय लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आपको बता दें कि शमशान घाट के मुख्य रास्ते में इस तरह से कूड़ा निस्तारण होने से लोगों में भारी आक्रोश भी व्यक्त है। ये कूड़ा डालने हैं, बैठा नहीं जाता है यहाँ पर, और हमें बहुत परेशानी होती है। तमाम कूड़ा ही कूड़ा पड़ा रहता है। ये कहते कहते इनसे परेशान होंगे। बकरी के खाल दुनिया भर की, और ये खून धोते हैं सारा यहीं पर डालते हैं। हमारा तो बैठना भी मुश्किल हो गया यहाँ। तो इनसे आपने कहानी मना कितने दफे कहा, कितने दफे झगड़ा करने घर में आ जाते हैं हमारे कि तुम्हारा बाप का है ये, तुम्हारा खरीदा हुआ है, कहते हैं हमसे कि तुम्हारा है ये, क्यों जो तुम कर रहे हो, तुम क्यों आ गए हो यहाँ पर, यूँ कहते हैं। हमारा तो कूड़ा डालने का था यहाँ पर, ऐसे कहते हैं हमसे। भाई साहब, हम खुद ही सफाई करते हैं यहाँ की। हमारे हो गए, हम पापा हो गए, हमारे हस्बैंड हो गए मेरे, हम सभी सफाई करते हैं, लेकिन फिर वो इधर सफाई करके हटते हैं, फिर अगले दिन ही शाम को उसी 5 मिनट के बाद ही कूड़ा डाल के चले जाते हैं। हम बहुत परेशान हो गए यहाँ से। तो आपने कुछ कहा नहीं, आज तो मना नहीं किया किसी से? सबसे करते हैं, किस से नहीं कहा, मगर यही है कि तो आप यहाँ आके बस गए हो, अब हम कूड़ा कहाँ डालेंगे। अब ये बात थोड़ी है कि हम फिर मार झगड़ा गाली गुप्तार यही करते हैं। कितनी हम अपनी ज़बान गंदी करें बताओ। हम तो इनसे बहुत परेशान हो गए। हम चाहते हैं कूड़ा डालना बंद हो जाए। तो जब आपके द्वारा मना किया जाता है तो इनके द्वारा मारपीट जैसी वारदात की जाती है? ना, मारपीट तो नहीं है, लेकिन हाँ गाली गुप्तार जरूर होती है। ये जरूर कहते हैं आके कि हमारा तुमने यहाँ के मकान बना लिया, पहले हम ठीक थे, हम कूड़ा कहाँ डालेंगे। मैंने कूड़ा डालना है, थोड़ा नीचे जाके जला दो कूड़ा, लेकिन कोई नहीं मानता हमारी। यहाँ पर एक गंदगी की वजह से ये हमारा ये कोठरा शमशान घाट में यहाँ पर इतनी गंदगी है। सब मुसलमान भाइयों ने ये कूड़ा करके डाल के रास्ते में खून भी यहीं पर डाल दे रहे हैं यहाँ पर ये, और मिट्टी उसको भी डाल दे रहे हैं, और इतनी गंदगी फैला गया हम ऊपर नीचे जाने में सब परेशानी होती है। आज तक आप लोगों के द्वारा इनसे कुछ कहा गया? इनसे 50 दफ़े करते, एक दफ़े नहीं 50 दफ़े मैंने अपने मुँह से भी करके, गाँव वालों से भी कहवा के, सबसे कहवा के, इनसे मानते नहीं, एक व्यक्ति नहीं मानते। आज नहीं मानेंगे, कल को फिर डाल देंगे इसमें। शासन प्रशासन से किस तरीके की आपकी अपील रहेगी? शासन प्रशासन आप लोग ही आने वाले थे, पत्रकार ही आने वाले थे यहाँ पर। शासन प्रशासन कोई नहीं आता यहाँ पर। तो प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे कि समस्या? प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि इस रास्ते को यहाँ पर बोर्ड लगा के इनको वार्निंग दी जाए कि यहाँ पर ये गंदगी न करा जाए। यहाँ पर हम लोगों को अगर कभी भी नदी में आना है, ख़ास तौर पर सब को लेके आना है, जब तो उस पीरियड में हमको यहाँ पर बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। ये यहाँ पर के ये पड़ोस वाले मुसलमान भाई लोग ये गंदगी से पूरा रास्ता जाम रहता है। तो शासन प्रशासन को बताया? शासन प्रशासन को तो अभी नहीं बताया। आज जब हमको बीती है तब हमने आप लोगों को इसकी सूचना दी है। नशा मुक्त उत्तरकाशी अभियान के क्रम में क्षेत्र अधिकारी बड़कोट सुरेंद्र सिंह भंडारी और थाना अध्यक्ष मोरी सतीश घिल्डियाल के नेतृत्व में मोरी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान स्थान मियागाड़ के पास से यश जोशी नामक युवक को 866 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी के आधार पर उक्त युवक के विरुद्ध थाना मोरी पर NDPS एक्ट की धारा के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
हरिद्वार में रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले की सभी 21 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया यहां शुरू हुई। हालांकि नामांकन के पहले दिन यहां किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। 28 जनवरी तक चलने वाले नामांकन प्रक्रिया में प्रत्याशी के साथ केवल 2 प्रस्तावक ही जा सकेंगे। इस दौरान जिला मुख्यालय पर किसी भी बाहरी का प्रवेश वर्जित रहेगा। यहाँ पर है और क्या कुछ नियम है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आएंगे? देखिए, नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व में ही यहाँ पे बैरिकेटिंग प्रॉपर तरीके से कर दी गई है। हर एक बैरिकेटिंग पे पर्याप्त फोर्स हमने लगाई है और फोर्स को पूरी तरह से डीआईजी साहब के द्वारा ब्रीफ भी किया गया है और मौके पे भी आके हम लोग लगातार ब्रीफिंग कर रहे हैं। जो सामने बैरियर है, यहाँ से प्रत्याशी और उनके प्रस्तावक ही बस एंटर कर सकते हैं। जो नामांकन की प्रक्रिया है 11 बजे से 3 बजे के बीच में चलेगी और इस बैरियर से प्रत्याशी और उनके प्रस्तावक के अन्यत्र किसी को भी एंट्री की इजाज़त नहीं दी गई है। इसके अलावा जो विकास भवन के पास एक बैरियर लगा है, वहाँ से जो कर्मचारी हैं उनकी एंट्री होनी है और जो भी फोर्स जहाँ पे तैनात है उनको पूरी तरह से ब्रीफ किया जा चुका है कि कहाँ से किसकी एंट्री होनी है और किसकी एंट्री नहीं होनी है और उसी के अनुसार ही कार्य हो रहा है। इस दौरान रोजाना बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर काम के लिए, उनके लिए क्या कुछ नियम है लगते? देखिए, यहाँ से केवल और केवल प्रत्याशी और प्रस्तावक ही एंट्री कर पाएंगे। बाकी किसी भी पब्लिक की एंट्री यहाँ से नहीं है। सर, नामांकन जुलूस को लेकर क्या कुछ नियम है? पहले ही पूर्व में ही मना किया जा चुका है। समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया के थ्रू भी लोगों को बता दिया गया है। इसके अलावा जो पार्टी के साथ मीटिंग थी उसमें भी लोगों को बता दिया गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बावजूद अगर कोई कोविड के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। मसूरी में कल 21 जनवरी की दोपहर में हल्की बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं मसूरी के पास धनौल्टी, सुवाखोली, सुरकंडा देवी आदि क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई, जिससे स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बागेश्वर में नामांकन को लेकर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बागेश्वर में स्थित दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए स्थान और कक्ष निर्धारित किए गए हैं। बागेश्वर और कपकोट दोनों विधानसभाओं में नामांकन के लिए सभी व्यवस्थाएं और तैयारी पूर्ण कर ली गई है। एमसीसी के जितने भी सारे जो प्रोविजंस होते हैं उनका एनफोर्समेंट के लिए भी हमारे वेरियस टीम्स हमारी गठित है और एक्सपेंडिचर को देखने के लिए भी हमारी जो है एफएसटी और एसएसटी ऑलरेडी हमने गठित करके उनको तैनाती कर दी है। आज जो है क्योंकि नोटिफिकेशन का दिन है और नोटिफिकेशन के बाद में नॉमिनेशन की प्रोसेस जो है वो हमारी शुरू हो जाती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने यहाँ पे जो हमारे आरओ बागेश्वर है जहाँ पे वो नॉमिनेशन फॉर्म्स रिसीव करेंगे उसका निरीक्षण किया है और यहाँ पे बेसिकली सिक्योरिटी मेजर्स क्या लिए गए हैं, साथ साथ में हमारे जो सीसीटीवी कैमरास हमें जो लगाने होते हैं वो सबका हमने आज निरीक्षण किया है और हमने अभी तक यही पाया कि जो भी व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए वो लगभग सारी व्यवस्थाएँ जो है वो आरओ के माध्यम से यहाँ पे की गई हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।